नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखेगा, उसे नोट कर ले 9136934065। इस नंबर पे अपने सवाल हमें भेजें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल ही भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। आज हमारे साथ मनोज जैन हैं पृथ्वी पिनमार्ट से, और साथ ही सोयाबीन पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आगे दो मेहमान होंगे। डीएन पाठक होंगे, ईडी हैं सोपा के, और साथ ही अजय जैन होंगे, ट्रेडर हैं, इंदौर के सोयाबीन कारोबारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम गोल्ड के साथ करते हैं क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। सोना देखिए 86,150 के करीब पहुँच चुका है, रिकॉर्ड से के बिल्कुल पास है, करीब 400 रुपए की दूरी है। मनोज जी, सोने की तेजी, क्या सोना ही यहां से ज्यादा चलने वाला है ऐसे माहौल में? नमस्कार यशमान जी, बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरह से जो अनिश्चितता बनी हुई है ग्लोबली, और हम देख रहे हैं कि जो टैरिफ को लेकर के जो दुनिया भर के देशों से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। यूएस ने यहाँ पे कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो उसके एवज में यहाँ पे चाइना की तरफ से भी काउंटर टैरिफ के जो अनाउंसमेंट्स है आज वो निकल करके आए हैं, और उसके चलते हमने देखा है कि फिर एक बार जो है अनसर्टेनिटी ग्लोबली जो है बढ़ती हुई नजर आई है। दूसरा, यहाँ पे चाइना और जापान की तरफ से यूएस ट्रेजरी में सेलिंग लगातार बनी हुई है, और उसके चलते डॉलर इंडेक्स भी जो है वो प्रेशर में देखने को मिल रहा है, तो वहां से भी सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट है। यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच होना है, वहां से मार्केट को डायरेक्शंस मिलते हुए नजर आएंगे। हमारा मानना है कि $2932 यहाँ पे कॉमेक्स गोल्ड वायदा के लिए एक अहम जो है रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो हम $2960, $2970 तक फिर एक बार कीमतों को जाते हुए देखेंगे, और भारतीय बाजारों में भी 86,280 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर 400 से 500 रुपए की बढ़त जो है और कीमतों में देखने को मिल सकती है। तो 86,280 के स्तर के ऊपर एक बार यहाँ नजर रखकर चलना चाहिए। वहीं निचले स्तरों पर हमारा मानना है कि 85,500 जो है शाम के सत्र में एक सपोर्ट जो है सोने में देखने को मिलेगा। एक दर्शक है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा आप जवाब दे रहे हैं, गोपाल है दिल्ली से। इनका सवाल है कि गोल्ड इन्होंने बाई कर रखा है 86,200 रुपए पर, क्या करे? टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं आपसे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 85,770 का रख सकते हैं। 86,280 के ऊपर अगर यहाँ पे कीमतें निकलेगी तो फिर हमारा मानना है कि 86,600 से 700 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। वहां पे फिर एक बार इनको अपनी लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। तो ये सलाह आपके लिए, स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो। हालांकि आपके बाइंग के लेवल के आसपास ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ी और तेजी लग रही है, लेकिन उससे पहले 85,770 का एसएल भी जरूर कैरी कीजिएगा। उम्मीद है इस सत्र में आप प्रॉफिट में निकल पाएंगे। मनोज जी, आज ही काट लेना चाहिए इनको पोजीशन, गोपाल जी को? बिल्कुल, यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है मार्केट में, और कल और आज हमने दो सेशन में एक अच्छी बढ़त जो है कीमतों में आते हुए देखी है। तो बेहतर होगा कि ये लेवल पे लॉन्ग कैरी ना करें, और स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर जो है मेंटेन करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, जो भी प्रॉफिट मिलेगा आज के आज ही लेकर जाए, कैरी ना करें, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। बयानबाजी लगातार होती रहेगी ट्रेड वॉर की वजह से। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, नवीन है दिल्ली से। इनके पास चांदी की 2 लॉट है, 90,100 पे इन्होंने खरीद रखी है, लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। मनोज जी, क्या करना चाहिए इनको? चांदी में भी आज अच्छी तेजी, काफी फायदा हो रहा है। अब इनको निकल जाना चाहिए कि वेट करे और फायदे के लिए? अगर वेट करे तो स्टॉप लॉस बता दीजिएगा। अगर 2 लॉट की पोजीशन है तो 50% यहाँ बुक कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग पोजीशन में 94,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर 96,650 के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर यहाँ पे 98,000 से 98,500 तक के स्तर जो है देखने को मिलेंगे। तो रिमेनिंग एक लॉट का जो प्रॉफिट है वो 90,000 के आसपास बुक करना चाहिए, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 94,000 का यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। तो नवीन जी के लिए ये सलाह मनोज जी की तरफ से आ गई है। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, हसमुख है गुजरात से। क्रूड और नेचुरल गैस आज क्या करें? टारगेट स्टॉप लॉस दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में बता दीजिएगा। आज क्रूड तो काफी कमजोर दिख रहा है सर। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से ओपेक ने उत्पादन बढ़ाने की बात कही है, और साथ ही जो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतों में दबाव है,
वर्तमान लेवल पे अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है सेलिंग साइड में फेवरेबल नहीं रहेगा, तो बेहतर होगा अगर शॉर्ट की पोजीशन हो तो 5,850-60 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। और एक बार यहाँ पे जो है यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच का वेट करना चाहिए लॉन्ग बनाने के लिए, तो बेहतर होगा कि यहाँ पे शॉर्ट में एक बार मुनाफा वसूली करें और फ्रेश ट्रिगर के लिए वेट करें जहां तक कच्चे तेल की बात है। नेचुरल गैस में हमारा मानना है कि यहाँ पे यूरोप के जो डेटा है वो उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं और डॉलर इंडेक्स में भी जो है कमजोरी देखने को मिल रही है, तो वो नेचुरल गैस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। 354 के स्तर अगर मिले तो वहां पे बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। 348 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और लक्ष्य 364 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो 364 तक के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। हालांकि अगले जो दर्शक है हर्ष हैं जयपुर से, ये भी रेगुलर सवाल पूछते हैं और नेचुरल गैस पर। मनोज जी, कल ज़्यादातर एक्सपर्ट जो दिन भर आए थे ज़्यादातर सेल कॉल ही दे रहे थे, आज लेकिन बाई पोजीशन आ रही है, कंफ्यूजन है मार्केट में, क्या बाइंग करनी चाहिए नेचुरल गैस में? क्या सलाह देंगे आप हर्ष को? नहीं, यहाँ पे 332 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था नेचुरल गैस के लिए और कल हमने वो लेवल के आसपास से रिकवरी जो है कीमतों में आते हुए देखी थी। अभी एक जो रेंज बनी हुई है 332 से 365 366 एक ये रेजिस्टेंस जोन है, तो ये लगभग 30-32 रुपए की एक रेंज बनी हुई है। निचले स्तरों पे यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 364-66 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, इसीलिए हमने बोला है कि 354 के स्तर मिले तो वहां बाय करें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 348 का, क्योंकि काफी वोलेटाइल कमोडिटी है और ऊपर में 364 से 366 के जोन में एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 4 से लेके 366 के बीच में जब भी दिखे आप यहाँ से निकल जाए, और इस ट्रेड में 348 रुपए का स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा लीजिएगा। कोई भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करे, ये हमारी तरफ से आपको सलाह है। अगले दर्शक है हमारे साथ क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में जाना चाह रहे कि कॉपर में क्या करना चाहिए। ट्रेड वॉर की खबरों से बेस मेटल्स पर भी आज दबाव दिख रहा है, कॉपर आधा % नीचे 862 के आसपास। मनोज जी, क्या करना चाहिए कॉपर में? बिल्कुल, यहाँ पे एलएमई पे भी हम देख रहे हैं कि $9,500 कॉपर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर उम्मीद से बेहतर आए थे, साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी थी, बावजूद उसके हमने यहाँ पे बढ़त आते हुए नहीं देखी। तो साफ तौर पर यहाँ पे जो ट्रेड वॉर है उसका दबाव जो है ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल में देखने को मिल रहा है। कॉपर में हमारा मानना है कि 864 के स्तर पर यहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 869 का रखें और यहाँ पे 854 के स्तर पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रही। ओके सर, एग्री मार्केट की अब बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले जीरे में बताइए, जीरे में आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी दिखी थी मनोज जी, क्या लग रहा है ये रिकवरी टिकाऊ है? 21,400 के ऊपर बंद हुआ है जीरा वायदा, क्या लग रहा है आगे क्या होगा? टेक्नो फंडा व्यू दीजिए सर। बिल्कुल, यहाँ पे जीरा हम विश्वमोहन जी पहले भी बात कर रहे थे, तो ओवरऑल मसाला पैक में जीरे का काउंटर थोड़ा ठीक नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर में जो है बढ़त देखने को मिल रही है, तो यील्ड को लेकर के चिंता थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है। दूसरा, हमने जीरे में काफी जो है प्रेशर क्रॉप अराइवल के पहले ऑलरेडी आते हुए देखा था, तो एक जो सपोर्ट जोन था 20,500 का, वहां से ही हमने एक रिवर्सल कीमतों में आते हुए देखा है। तो जीरा ओवरऑल मसाला पैक में बेहतर लगता है और हमारा मानना है कि यहाँ पे 21,000 से 21,200 की जो रेंज है वो एक अच्छी रेंज है सपोर्ट की, और कोई भी थोड़ा सा भी डिप मिले तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ऊपर में वही अगर हम बात करें तो 22,400 से 22,750 ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो रेंज है वो 21,000 से 22,750 की जो है जीरे में रह सकती है। निचले स्तरों पर अगर यहाँ पे मिलता है जीरा 21 से 21,200 की रेंज में, तो बाय करके चल सकते हैं। वहीं ऊपर में 22,400 22,750 की रेंज एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे जब भी कीमतें आए तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन से निकलने की सलाह है। ओके, हल्दी में बताइए, हल्दी कैसी दिख रही है? यहाँ से हल्दी में आज हल्की गिरावट दिखी है, क्या कुछ रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं हल्दी में आपको मनोज जी? नहीं, हल्दी में हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन देखा है कीमतों में, जैसा कि पिछले सप्ताह भी हमारी बात हो रही थी और हमने साफ तौर पर कहा था कि जब तक 12,750 के स्तर के नीचे हल्दी की कीमतें ट्रेड कर रही है, यहाँ पे बढ़त की संभावना कम लगती है, और हम देख रहे हैं कि कीमतें लगातार 12,750 के नीचे बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हल्दी की कीमतें बनी हुई है, यहाँ लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। डाउन साइड अगर हम बात करें तो 11,900 से 11,750 ये स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो निचले स्तरों पर 11,900 के आसपास के स्तर मिले तो वहां पे शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर ले।
शॉर्ट अभी लॉन्ग यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। धनिया सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 8,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, लेकिन उसके नीचे आज बंद हुआ है। क्या और गिरावट आपको दिख रही है धनिया में यहाँ से, मनोज जी? बिल्कुल, धनिया में भी थोड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जो सपोर्ट जोन है वो कहीं ना कहीं 7,850 के आसपास है। तो धनिया में और यहाँ पे 100 से 150 रुपए की गिरावट जो है अगले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर 1 से 2 दिन के लिए कोई रणनीति बनानी हो तो शॉर्ट कर सकते हैं 8,040 के स्तर के आसपास, अप्रैल का वायदा। स्टॉप लॉस 8130 का रखें और 7,880 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 7,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, वो लेवल मिले तो फिर वहां से ग्रेजुअली जो है बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सोयाबीन की चर्चा होगी और क्यों सोयाबीन में इतनी गिरावट है, क्या कुछ हो रहा है इस मार्केट में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ दो मेहमान होंगे, सोपा के ईडी होंगे DN पाठक साहब और अजय जैन होंगे, कारोबारी हैं इंदौर से। दोनों से चर्चा होगी ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं। और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। अब हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। DN पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के, और साथ ही अजय जैन साहब हैं, कारोबारी हैं। सर, सोयाबीन की शुरुआत करते हैं DN पाठक साहब आपसे। सोयाबीन के दाम मंडियों में 4,000 रुपए तक आ चुके हैं और सरकारी एजेंसियों की बिक्री ऐसे समय में क्यों हो रही है? क्या हुआ है कि अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों? कुछ हफ्ते पहले तो खबर आ रही थी कि उनकी खरीदारी चल रही, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, अब तुरंत वो मार्केट में बेचने भी आ गए हैं। 4,892 में उन्होंने खरीदा MSP के भाव पे, मंडियों में भाव 4,000 है। क्या रैशनल होगा? क्या उनकी रणनीति इसके पीछे होगी? क्यों बेच रहे हैं सर वो? पाठक सर, ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है किसी के पास भी नहीं है। मैं सिर्फ सरमाइश कुछ कर सकता तैयारी हूं की कि होगी, कुछ सोच समझ के ही मार्केट में आए होंगे। इतनी जल्दी तो नहीं आते थे वो मार्केट में। मैं सिर्फ ये सोच, सरकार की मजबूरी शायद ये हो सकती है कि उनके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है। और कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। अगर ये खरीदा था सामान इसलिए कि किसान को फायदा मिले, तो किसान को अभी ये मैसेज देना कि 4,000, अभी तो क्या 3,800 3,900 में टेंडर जो है इसके हो रहे हैं नाफेड के, तो ये तो भाव और भी कम हो गया जो पहले था उससे। और किसान को ऐसा मैसेज मिल रहा है कि मैं सोयाबीन की बुआई करके क्या करूंगा। और ये मैं किसानों से बात करके लगता है मुझे कि वो बहुत ज्यादा हताश हैं। ये सरकार की क्या वजह है? अब सरकार की वजह समझना हमारे लिए तो मुश्किल है। हमने मंत्री जी को प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट किया है कि साहब इसको आप थोड़ा टाल दीजिए, 15 जुलाई से पहले सोयाबीन मत बेचिए। तो दाम कुछ तो प्रॉप अप होंगे, लेकिन अब टेंडर तो शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, बिक्री भी शुरू हो गई है। अब क्या कारण है बताना बड़ा मुश्किल। अजय जी, इस बिक्री के पीछे क्या वजह है? क्या वाकई एक जैसा पाठक सर कह रहे हैं कि यहाँ इनके पास गोदाम में जगह नहीं है, ये वजह हो सकती है? सरसों की खरीद भी उन्हें करनी है, क्योंकि नुकसान तो सरसों किसानों को भी होगा, वहां पर भी तो अब वो भी हार्वेस्टिंग का समय आ चुका है। मुझे लगता है नेफेड के इस ऑक्शन में दोनों ही चीज, एक तो टाइमिंग और एक पॉलिसी, दोनों ही चीज पूरी तरह से सही नहीं है। जब इंडस्ट्री इस चीज को समझ रही है और डिमांड कर रही है कि ऑक्शन को आपको जुलाई अगस्त तक टाल देना चाहिए, तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे। उस चीज को क्यों सरकार समझना नहीं चाहती, और पॉलिसी क्यों हम पूरी तरह से पहले निर्धारित नहीं कर पाते। प्रोक्योरमेंट हमने अभी 1 महीने पहले बंद किया है और अभी हम 1 महीने में सेल में भी आ गए। इतना बड़ा नुकसान, 20% हम प्राइस का नुकसान और 6-7-8% हमने उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का नुकसान। तो इतने नीचे में सरकार क्यों नुकसान खा के बेचना चाह रही है, ये समझ से परे है। लेकिन सरसों की सरकारी खरीद भी जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में क्या सोयाबीन की तरह सरसों पर भी इस तरह का संकट गहरा सकता है? ये सवाल कई किसान होंगे, ट्रेडर होंगे, स्टॉकिस्ट होंगे, उनके मन में होगा। अजय जी, ये क्या, इस पर क्या कहेंगे आप? अजय जी, सरसों की खरीदी मुश्किल में निश्चित तौर पे किसानों को भी इससे परेशानी है, क्योंकि दाम इतने नीचे, इससे सभी ऑयल सीड पे इफेक्ट पड़ेगा और नीचे आएंगे दाम। तो ये चीज तो निश्चित तौर पे इनको पता है कि इतने बड़ी क्वांटिटी का जब हम ऑक्शन
कर रहे हैं तो हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। निश्चित तौर पे इसमें मुझे लगता है टाइमिंग और पॉलिसी दोनों चीज का बहुत बड़ा रोल है। और क्यों हम ये पहले से डिसाइडेड नहीं कर पाते कि जब हम खरीदेंगे तो हम इसको कब बेचेंगे। ओके पाठक सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, इस मुद्दे पर सरकार की इस जो पहल है इस पर ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स इन दोनों का क्या कहना है? क्या उन्हें इस कीमत में सोयाबीन खरीदने से फायदा हो रहा है क्या? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ट्रेडर्स अपने हाथ कई बार जला चुके हैं सोयाबीन में। मंदी खरीदने के बाद ये सोच के कि भाव बढ़ेंगे। इस बार भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने भाव में 4200-4300 में खरीदा। ये किसी ने सोचा तक नहीं था ये भाव 4000 नीचे जाएगा, और अब ये 4000 के नीचे अभी चला गया है। प्रोसेसर को ऑब्वियसली अगर सस्ते में सोयाबीन मिलता है तो एक्सपोर्ट की संभावना बनती है, अच्छी बात है। लेकिन हमको अपना बड़ा फायदा देखना, दूर 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 वाला। अगर सोयाबीन की पैदावार कम होती चली गई, किसान ने सोयाबीन उगाना कम कर दिया, तो ना प्लांट चलेंगे, ना एक्सपोर्ट होगा, ना इंडस्ट्री रहेगी। और इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो किसान भी नहीं रहेगा। तो हम जब बड़ा फायदा देखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सोयाबीन के दाम इतने बिल्कुल नहीं गिरे। एमएसपी किसानों को कम से कम मिलनी चाहिए, और हम अपने बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान भी सहने को तैयार हैं। इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं ऐसा चाहती है कि दाम गिरते चले जाएं। मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री तो बिल्कुल ये चाहती है कि किसान को सही दाम नहीं मिलेगा तो आगे उगाएगा नहीं। हमको लॉन्ग टर्म देखना, हमको एक साल प्लांट नहीं चलाना है, प्लांट तो सालों साल चलाने हैं। और वो तभी हो पाएगा जब किसान सोयाबीन उगाता रहेगा, और मस्टर्ड या जो भी ऑयल सीड है उसको उगाता रहेगा। मस्टर्ड का भी हाल खराब है। इस साल मस्टर्ड की क्रॉप पिछले साल के मुकाबले काफी कम होने की उम्मीद है। और एक बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो अगेन शिफ्टिंग ऑफ एरिया है, जो कि ऑयल सीड की प्राइस कम मिलने से हो रहा है। तो सरकार को इस पे थोड़ा गहन ध्यान देना चाहिए, सब तरफ का देख के कि इसको क्या किया जाए। एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की बात करें, ऑयल सीड में ऑयल सीड मिशन बना रहे हैं, लेकिन ये जो क्यूज हैं, ये जो इशारे हैं जो किसान को मिल रहे हैं, ये सब तो उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। ये तो उल्टा बयान कर रहे हैं कि ऑयल सीड की तरफ परवाह नहीं है हमको। तो ये कैसे हो रहा है अब देखना पड़ेगा। सरकार की अपनी मजबूरी जरूर होगी। अब मुझे तो नहीं मालूम है कि सरकार अभी क्यों बेच रही है, क्यों बेचना चाहती है, लेकिन शायद हमने जैसे रिक्वेस्ट किया है, शायद कोई इस पे असर हो और सरकार अभी खरीदी बंद करने की कोशिश करे। पता नहीं मुझे क्या करने वाले हैं, देखते हैं। तो आप लोगों की, जैसा आपने कहा, बातचीत हो रही है, तो आप लोगों की एडवाइस क्या है, क्या करना चाहिए अगर उनके पास वाकई अगर गोदाम में जगह नहीं है, उन्हें बाकी चीजें भी प्रोक्योर करना है, तो और कुछ ऑल्टरनेटिव क्या एडवाइस हो सकते हैं, ये बताइए पाठक सर। देखिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर सरकार के पास गोडाउन है ही नहीं तो उनको लिक्विडेट करना पड़ेगा। अब वो सरकार चाहे तो प्राइवेट गोडाउन, मुझे लगता है बहुत सारे हैं, अगर वो चाहें तो इसको प्राइवेट गोडाउन पर रख सकते हैं। ये कोई 20 लाख टन है, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है। सरकार के पास तो इससे कई गुना ज्यादा भरने की क्षमता है। एफसीआई के पास इतने गोडाउन हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री के पास बहुत सारे गोडाउन हैं। अगर गोडाउन की समस्या है तो वहां रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पैसे की समस्या होगी, क्योंकि पैसा तो सरकार अगर अभी बेच रही है तो 3000 करोड़ का लॉस तो कर ही रही है, 2728 करोड़ का। तो पैसे की बात नहीं, शायद गोडाउन की बात हो या और कोई वजह होगी। अब कैसे पता लगे, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं इस बारे में, क्यों बेच रहा है, अभी क्यों बेच रहे हैं। लॉस है राजस्व का। सर एक सवाल सोया मिल को लेकर है पाठक सर, सोया मिल का क्या हालचाल है? वहां पर तो चिंताएं और भी काफी ज्यादा थी, अब क्या हो रहा है? सोया मिल से भी कोई सपोर्ट नहीं है? इस सोया मिल में कहा से सपोर्ट? सोया मिल को सपोर्ट जो मिलनी थी वो ऑयल से काफी मिली, और सोया मिल अब इतना नीचे चला गया है कि 28-27 हजार तक पहुंच गया सोयाबीन मिल। अब उससे थोड़ा सा एक्सपोर्ट थोड़ा हो पा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री, वो भी बड़ी खुश है कि सस्ते दाम में सोयाबीन मिल रहा है। डीडीजीएस भी, लेकिन दूसरी तरफ डीडीजीएस का जो मिलाना है फीड में, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो सब मिला के एक्चुअली जो सोयाबीन इंडस्ट्री है, सब मिला के इस वक्त ऐसी क्रॉस रोड पे है कि ये समझ में नहीं आता कि इधर जाएं कि इधर जाएं। तो बड़े पशुपेश में है, बड़ी तकलीफ में है इंडस्ट्री असल में। आपने एक तो पहले से ही इतनी सारे चैलेंजेज है, ग्लोबल मार्केट में इतनी सप्लाई है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और पॉलिसी कुछ और दिखती है, एक दोहरा रवैया दिखता है। शुक्रिया सर, पाठक सर आपका, अजय जी आपका, मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। पूरे ही एग्री मार्केट और नॉन एग्री मार्केट में मनोज जी ने तो अपनी राय रखी। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।